जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज हम फिर से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो है हमारा क्या टॉपिक भैया? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो याद रखना भैया, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, स्थानांतरित कराते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, स्थानांतरित कराते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या भैया? ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे हमने ये पूरी डिफिनेशन आपको लिख के रखा है। क्या लिखा है? देखो, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कराते हैं, गमन कराते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा तो हमने ये बता दिया, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब अगर हम ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर भैया दो प्रकार का होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जैसे अगर ये परिभाषा आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ले लो, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करते हैं। अब ट्रांसफार्मर जैसे अगर हम प्रकार की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है भाई, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। क्या भैया? पहला पॉइंट जो है, पहला प्रकार, यानी कि लिख लेते हैं पहले, ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो जो ट्रांसफार्मर है वो तुम्हारा दो प्रकार का है। फर्स्ट नंबर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो देखो यहां पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या करते हैं, कम करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बताया भैया? ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर हम इसके चित्र की बात करें तो बस सिंपल सी बात है। देखो यहां पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अगर आपको कह दिया जाए कैसे पहचानोगे कि कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, कौन सा
अपचयी ट्रांसफार्मर है, तो याद रखना भैया इस चित्र की सहायता से आप पहचान सकते हो। तो देखो यहां पे अगर देखा, देखो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये हो गई भैया प्राथमिक कुंडली, ये क्या हो गई, प्राथमिक कुंडली हो गई। अब देखा जाए तो यहां पे प्राथमिक कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या कम है, और जबकि द्वितीयक कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या अधिक है। यानी कि मान लिया, देखो यहां पे ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें जो फेरों की संख्या भैया एनपी है, और इसमें फेरों की संख्या क्या है, एनएस है। तो जो प्राथमिक यानी कि जो द्वितीयक कुंडली है तुम्हारी, उसमें जो फेरों की संख्या है वो क्या है भैया, अधिक है। तो ये होता है, तो ये आप इसको पहचान सकते हो, ये इसका यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का आप कह सकते हो ये चित्र है, आप पहचान सकते हो इसके आधार पे कि जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें क्या होता है, फेरों की संख्या कम होती है, और द्वितीयक कुंडली में क्या होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है। तो ये हो गया हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर हम दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करें, यानी कि जो अगला ट्रांसफार्मर है, दूसरे टाइप्स की बात करते हैं, तो जो दूसरा टाइप है हमारा वो है भैया अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या, अपचाई अपचाई ट्रांसफार्मर। अब ये क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, तो आप कह सकते हो ऐसा ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कम और प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया, अपचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती विभव का मान यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या करते हैं, कम करते हैं। उसे क्या बोलोगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। अगर अगर हम इसके चित्र की बात करते हैं तो देखो यहां पे इसमें क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है भाई, वो कम होती है। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, तो याद रखना कम होती है, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उसी को क्या बोलोगे आप, अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर, जैसे मान लिया जाए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है भैया, एनएस है। तो तुम्हारा जो एनपी होगा ना वो एनएस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस बात को आप याद रखना। तो ये होगा हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। अब जैसे अगर हम बात करते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस बात को याद रखना, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके भैया, देखो सिद्धांत ये लिखा है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अगर मैं बात करूं अन्योन प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन प्रेरण क्या होता है, तो बात को याद रखना भैया। देखो अन्योन प्रेरण क्या होता है, तो पास पास यानी कि दो कुंडलियों को एक दूसरे के हम क्या रख दें, एक दूसरे के समीप रख लें। एक दूसरे के समीप रखकर हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं। और जैसे ही धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं,
और वो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरती हैं। किससे? द्वितीयक कुंडली में, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली के समीप रखी दूसरी कुंडली होती है उससे होकर गुजरती है। तो जिसके कारण उसमें क्या होने लगता है? फ्लक्स परिवर्तन होता है। क्या होता है? फ्लक्स संबंधित परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस यानी कि द्वितीयक कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या भैया? प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो उसी को क्या बोला जाता है? अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या बोलोगे? अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर जो होता है भैया, वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर की रचना की बात करते हैं, तो रचना में क्या है? तो देखो इसमें क्या होता है? नर्म लोहे की पटलित पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? नर्म लोहे की पटलित पत्तियां होती हैं, जो एक दूसरे से लिमिटेड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। और इसमें क्या होती है? दो यानी कि तांबे की तार की, क्या भैया? तांबे की तार की बनी दो कुंडलियां होती हैं, और एक जिसमें हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निवेश करते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उस कुंडली को क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। इनपुट यानी क्या बोलते हैं? निवेशी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे? निवेशी। और इंग्लिश में क्या होता है? इनपुट होता है। और जहां से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्राप्त करते हैं उस कुंडली को बोला जाता है द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। क्या बोलोगे? द्वितीयक कुंडली। और जो द्वितीयक कुंडली होती है भैया, वो किसका कार्य करती है? आउटपुट का काम करती है। किसका काम करेगी? आउटपुट का काम करेगी। यानी कि यहां से हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का गमन कराएंगे और यहां से हम क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। कहां पे? आउटपुट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? नर्म लोहे की पटलित पत्तियां होती हैं, जो एक दूसरे से लिमिटेड करके एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। और इसमें तांबे की तार की क्या होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। क्या होती हैं? दो कुंडलियां होती हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है वो इनपुट का काम करती है, और जो दूसरी कुंडली होती है भैया, वो आउटपुट का काम करती है। इस बात को याद रखना। अब जैसे हम इसके वर्किंग की बात करते हैं, इसकी कार्यविधि की बात करते हैं, तो देखो यहां पे जैसे मान लिया जाए, यदि हम प्राथमिक कुंडली में क्या करें? प्रवाहित धारा आई हो। यदि हम प्राथमिक कुंडली में क्या करें? धारा प्रवाहित कर दें। कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं भैया? आई धारा प्रवाहित कर दें। तो क्या होगा भैया? उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी उसमें क्या होगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तो हमने आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला आपको बताया है। क्या होता है भाई? तो आपको हमने बताया E इक्वल कितना? N इंटू डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि ये होता है किसका फार्मूला? तो ये होता है भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला। तो इसी के आधार पर जैसे हम प्राथमिक कुंडली के लिए बात करें, तो प्राथमिक कुंडली के लिए क्या हो जाएगा? देखो फार्मूला हमारा क्या है? E इक्वल एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी है। तो प्राथमिक कुंडली के लिए हम मान लेते हैं कि भैया ईपी और फेरों की संख्या पे क्या होगा? एनपी, और परिवर्तन क्या होगा? डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली के लिए बात करते हैं, तो द्वितीयक कुंडली क्या होती है? तो याद रखना, द्वितीयक कुंडली के लिए बनाओगे क्या? तो देखो ES, और इसको क्या बोल लेते हैं? द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या भैया वो क्या है? NS है। तो ये हो जाएगा ES इक्वल माइनस NS इंटू डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम भैया, जो प्राथमिक कुंडली के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं द्वितीयक कुंडली के लिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या किया? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दिया, और जैसे भाग देंगे तो भैया देखो यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ES अपॉन EP बच जाएगा, और NS अपॉन NP बच जाएगा। और बाकी आप इसको ये भी लिख सकते हो देखो ES अपॉन EP, और देखो ES क्या है? एक प्रकार का विद्युत यानी कि एक विभवांतर ही होता है। तो E की जगह पे BS यानी कि, और ES इसकी जगह पे BS भी लिख सकते हो, और EP की जगह पे BP लिख सकते हो। तो ये फार्मूला बन जाएगा ES अपॉन EP इक्वल VS अपॉन BP इक्वल NS अपॉन NP। और ये पूरा जो रेशियो होता है ना वो R के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है, जिसे क्या बोला जाता है? परिणमन अनुपात बोलते हैं। क्या बोलोगे? परिणमन अनुपात बोलते हैं। तो ये होता है भैया इसकी वर्किंग। इसी के आधार पर ये इस वर्ग के यानी कि इस वर्किंग के आधार पर ही क्या करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इस बात को समझ लेना। अब इसमें हम सारे टॉपिक बात कर लिए हैं। अब इसमें जैसे ट्रांसफार्मर में क्या पूछा जाता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है?
ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, इसके आगे ट्रांसफार्मर में जो होने वाली ऊर्जा हानि हो। तो फिर से हम देखते हैं भैया ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा हानि, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे इसमें 3 हानियां एग्जाम में पूछी जाती हैं भाई, याद रखना। तांबे के तार में ऊर्जा हानि, यानी कि तांबे के तार में ऊर्जा हानि, या इसी को बोलते हैं भैया क्या, ताम्र हानि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र हानि भी बोलते हैं। तो तांबे के तार में ऊर्जा हानि क्या होती है, तो समझो इस बात को। जो तार यानी कि जो ट्रांसफार्मर में होता है, जो कुंडलियां होती हैं भैया, वो तांबे की तार की होती हैं। काय की होती हैं, जो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली बनाई गई है वो काय की होती है, यानी कि तांबे की तार की होती है। अब भैया तांबे की तार की है तो उसका भी यानी कि खुद का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध होने के कारण जो होता है, अब जो प्रतिरोध होता है आप जानते हो भाई कि जो प्रतिरोध होता है वो ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जिस तार का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें उतना अधिक क्या होगा, उष्मा क्षय होगी। तो खुद का प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है, उसके ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है उष्मा के रूप में क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है, उष्मा यानी कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। तो उस हानि को ही क्या बोला जाता है, तांबे के तार में ऊर्जा हानि कहते हैं। क्या बोलोगे, तांबे के तार में ऊर्जा हानि कहते हैं। जैसे एक बार फिर से समझ लो, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली बनाई गई है वो भैया तांबे की तार की होती है। और खुद का प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है, क्या खुद का प्रतिरोध होने के कारण उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। इसी को बोला जाता है तांबे की तार में ऊर्जा हानि या ताम्र हानि के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जैसे अगर मान लिया जाए इस हानि को हमको रोकना है तो कैसे आप रोकोगे, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ठंडे तेल का या ठंडी वायु का उपयोग करते हैं। किसके, ठंडे तेल या ठंडे वायु का उपयोग करते हैं। तो ये है हमारे क्या भैया, तांबे के तार में ऊर्जा हानि। अब जैसे अगर हम बात करते हैं भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि, यानी कि भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि की बात करते हैं, तो ये भंवर धाराएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं हम, ये भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो समझो भैया, जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है भाई, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या किया, कोई चालक लिया या कोई धातु का टुकड़ा लिया। क्या किया, कोई धातु का टुकड़ा लिया और इसमें क्या कर दिया भाई, इसके इनकी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको क्या कर दिया, इसको रख दिया। तो होगा क्या भाई, जैसे ही रखोगे तो क्या होगा, तो भैया इसमें क्या होने लगेगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स परिवर्तन होता है भाई तो क्या होता है, विद्युत धारा यानी कि क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। और फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जो प्रेरित धारा और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या, जिसे हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, एक धातु का टुकड़ा लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो देखो आपने पढ़ा क्या है भाई, फाई बराबर बी इंटू ए। क्या पढ़े हो, फाई बराबर बी इंटू ए पढ़े हो, है ना। तो जैसे मान लिया जाए अगर धातु का टुकड़ा हम यहाँ पे रखे हैं, तो देखो धातु का टुकड़ा अगर बाहर रखा है तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आ जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जैसे ही फ्लक्स परिवर्तन होगा इस चालक में क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, जल से जो उठने वाली भंवर धाराएं होती हैं बिल्कुल उन्हीं के समान होती हैं। क्या, जल से जो उठने वाली क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। और भैया वो भंवर धाराएं क्या बोलोगे उसको, यानी कि जल से जो उठने वाली भंवर धाराएं होती हैं बिल्कुल उन्हीं के समान होती है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया भैया, भंवर धाराएं कहते हैं। क्या बोलोगे, भंवर धाराएं कहते हैं। इसीलिए इसको बोला गया कि भैया ये भंवर धाराएं हैं। तो इस भंवर धाराओं, जैसे आप समझो भंवर धाराएं जैसे उत्पन्न होती हैं तो बिल्कुल ऐसे आप कह सकते हो, ये ऐसे उड़ती हैं ऐसे। तो इनका
ये इस तरीके से भंवर धाराएं बिल्कुल ऐसे इनकी इनकी एक वृत्ताकार के रूप में चलती हैं, इसी रूप में, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, अब इस भंवर धाराओं के कारण ही क्या होता है, इसमें ऊर्जा का यानी कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया भैया, भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि बोली गई। क्या बोला गया, भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि बोली गई। अब जैसे क्या करना है भैया, अब इस हानि से हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर को बचाना है, यानी कि ये भंवर धाराएं उठने ना पाए, इसलिए इसको क्या करना है, इसको रोकना है। तो कैसे रोकोगे, तो जो ट्रांसफार्मर में जो प्लेटें लगाई गई हैं भैया, तो हमने बताया है आपको कि जो प्लेटें होती हैं भैया, एक यानी कि पतली प्लेटें लगाई गई हैं, नर्म लोहे की पटलित प्लेटें का उपयोग किया गया है। यानी कि एक उनको क्या करिए, जो जैसे यहाँ पे मोटा मोटा धातु का टुकड़ा है, इसी धातु के टुकड़े को क्या कर दिया जाता है, पतली पतली प्लेटें बना ली जाती है। फिर उन प्लेटों को क्या कर दिया जाता है, लेमिनेट कर दिया जाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। तो जिसके कारण ये क्या होती हैं, जो भंवर धाराएं होती हैं, जो उठने वाली भंवर धाराएं होती हैं, पतली प्लेटें होने के कारण ये कट जाती हैं, जिसके कारण ये उत्पन्न नहीं हो पाती, और भैया विद्युत ऊर्जा का यानी कि विद्युत ऊर्जा का क्षय होने नहीं पाता। इसलिए यानी कि ये इसलिए क्या हो, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर को आप इन भंवर धाराओं से रोकने से बचा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे अगर हम शैथिल्य ऊर्जा हानि की बात करें, ये शैथिल्य ऊर्जा हानि क्या होती है, तो आप जानते हो भैया कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो प्रत्येक सेकंड में क्या होती है, मैक्सिमम टू मिनिमम होती है। यानी कि मैक्सिमम होगी फिर मिनिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी फिर मिनिमम होगी। तो इस कंडीशन से तो जो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होता है ना, वो क्या होता है, चुंबकित होता है, फिर विचुंबकित होता है, फिर चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है, जिसके कारण इस रूप में भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में क्षय होने लगता है। और जब विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग क्षय होने लगता है, तो फिर से क्या करना है भैया, इस हानि को बचाना है। तो इस हानि से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड लगाई जाती है वो भैया मिश्रित धातु की लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, किसकी, मिश्र धातु की लगाई जाती है, जिसके कारण क्या, शैथिल्य हानि से बचाया जा सके। तो ये हमारा क्या हुआ भाई, शैथिल्य हानि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में भैया, इस बात को याद रखना। अब इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई, क्या, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो समझो भैया, ऐसा ऐसा ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर होती है, तो उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो भैया आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एक बात को याद रखना, आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें निवेशी शक्ति और भैया निर्गत शक्ति, क्या भैया, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो भैया उसी को क्या बोला जाता है, आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे अगर यानी कि आप कहने का मतलब ये है, आप ये बोल सकते हो कि निवेशी शक्ति
इक्वल क्या, निर्गत शक्ति। भैया निवेशी शक्ति की बात करें तो देखो शक्ति का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि पावर का एक फार्मूला पढ़ा है क्या भैया, P बराबर VI। क्या पढ़े हो, P बराबर VI। तो भैया अगर हम बात करें निवेशी शक्ति मतलब जिस शक्ति को आप दे रहे हो, जैसे प्राथमिक कुंडली में आप क्या करते हो, प्रत्यवर्ती वोल्टेज को देते हो, क्या करते हैं द्वितीयक कुंडली में आप प्राप्त करते हो, तो ये निवेशी शक्ति यानी कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति है। तो इसको आप क्या लिखोगे, P यानी कि BP इंटू IP, क्या लिख सकते हो, BP इंटू IP लिख लो। और निर्गत शक्ति किसमें प्राप्त होती है, तो द्वितीयक कुंडली में प्राप्त होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, VS इंटू IS लिख सकते हो। तो इस प्रकार अब जैसे VS को आप इधर रोक लो और BP को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो VS अपान BP क्या हो जाएगा, VS अपान BP। और इधर क्या हो जाएगा भैया, जैसे IS को इधर ला लो तो ये क्या हो जाएगा, IP अपान IS हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VS अपान BP इक्वल क्या, IP अपान IS। जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, तो क्या था, ES अपान EP इक्वल BS अपान BP इक्वल, तो क्या भैया VS अपान BP हो जाएगा। इसके इक्वल में क्या लिख सकते हो, IP अपान IS इक्वल क्या भैया, NS अपान NP इक्वल R। और R जो क्या होता है, तो हमने बताया था भैया ये क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है। क्या होता है, परिणमन अनुपात होता है। तो ये होता है भाई परिणमन अनुपात। तो एक फार्मूला यहां से ये फिर बन जाता है कि ES अपान EP और VS अपान BP IP इक्वल, यानी कि IP अपान IS और इक्वल में NS अपान NP। और ये पूरा जो होता है किसके बराबर होता है, R होता है। जो R जो होता है भैया परिणमन अनुपात होता है। तो बाकी यहां से आपको देखो ये और क्या समझ सकते हो, जैसे हमने बताया था ऊंचाई ट्रांसफार्मर या अपचयी ट्रांसफार्मर, है ना। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमने बताया था कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान बढ़ाता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या करता है, कम करता है। तो जैसे यहां पे देख लो ये VS अपान BP है और यहाँ पे IP अपान IS है। यानी कहने का मतलब है ये जो V है ना वो क्या है, देखा जाए तो P के क्या है, व्युत्क्रम, यानी किसके, I के व्युत्क्रम है ना। और N के भी तो क्या है, व्युत्क्रम है। यहां से आप समझ सकते हो। तो जिस कुंडली में क्या होगी, फेरों की संख्या ज्यादा होगी, जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी वहां का प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा। और धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जैसे हमने बताया था कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होने के कारण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान जो होता है वो बढ़ के यानी कि बढ़ जाता है और प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है, व्युत्क्रम होने के कारण क्या हो जाता है, घट जाता है ना। और जैसे हमने बताया था अब अपचयी ट्रांसफार्मर में उसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और उसमें फेरों की संख्या कम होने के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन भैया प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन से और इस वर्क से जो क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, कार्य करता है। अब जैसे इसमें हम समझते हैं भैया धारा दक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस एक टॉपिक बचा है धारा दक्षता, बस इसको के बाद ये पूरा ट्रांसफार्मर क्या होता है, खत्म होता है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल के लिए भी काम दे जाएगा और एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा दक्षता। तो भैया अगला जो टॉपिक है धारा दक्षता। तो धारा दक्षता क्या होती है, तो याद रखना, तो धारा दक्षता, तो जो धारा दक्षता होती है वो भैया निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, क्या होती है, निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के जो अनुपात होता है
इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को बोलते हैं भैया धारा दक्षता बोलते हैं। क्या बोलोगे? धारा दक्षता। यही से इसकी डिफिनेशन बना सकते हो, यानी कि भैया किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्राप्त शक्ति या कह सकते हो निर्गत शक्ति और प्राथमिक कुंडली में यानी कि निवेशी शक्ति के अनुपात को ही क्या बोला जाता है? धारा दक्षता कहते हैं। क्या बोलोगे? धारा दक्षता कहते हैं। अगर इसका फार्मूला देखें तो भैया क्या होता है? P बराबर, देखिए P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो आप बना सकते हो धारा दक्षता। अब निर्गत शक्ति है तो यहां पे देखो निर्गत शक्ति होगी तो किसमें? द्वितीयक कुंडली में प्राप्त होगी। तो द्वितीयक कुंडली में प्राप्त होगी तो भैया इसको लिख सकते हो बीपी, यानी कि वीएस, द्वितीयक कुंडली में हो गए वीएस और ये हो जाएगा आईएस। आपान निवेशी शक्ति यानी कि बीपी इंटू आईएस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धारा दक्षता का फार्मूला। और एक बात को ये भी याद रखना, जो धारा दक्षता होती है तो याद रखना किसी ट्रांसफार्मर की जो यानी कि धारा दक्षता जो होती है वो 100% नहीं होती। यानी कि देखो एक दक्षता का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलोगे आप? दक्षता बोलते हैं। यानी कि कोई भी उपकरण है, अगर उसकी दक्षता की बात की जा रही है तो उसके कार्य करने की क्षमता की बात की जा रही है। तो जो यानी कि कहने का मतलब है कि दक्षता, कार्य करने की क्षमता। तो अगर हम कोई भी उपकरण की बात करते हैं तो कोई भी जो उपकरण होता है वो 100% अपना कार्य नहीं करता है। तो उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी है। ट्रांसफार्मर भी क्या करता है? अगर कहा जाए कि उसकी दक्षता की बात करें तो ट्रांसफार्मर की दक्षता भी 100% नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। वो भी यानी कि ट्रांसफार्मर भी 100% अपना कार्य नहीं करता। कुछ कार्य इधर उधर यानी कि ऊर्जा हानि के रूप में कुछ ऐसे इस यानी कि उसका वर्क जो होता है यानी कि ऊर्जा हानि के रूप में कुछ ऊर्जा जो क्षय हो जाती है। तो वही कारण है कि धारा दक्षता यानी कि किसी भी ट्रांसफार्मर की 100% नहीं होती। बस यहां से ट्रांसफार्मर क्या होता है? खत्म होता है। फिर अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगले टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही है।